हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल और पॉलीगन मेथड दो डिफरेंट मेथड नहीं, दोनों सेम मेथड है। बस ट्रायंगल रूल में हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और पॉलीगन मेथड में हम लोग दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। देखें यहाँ देखिए आप, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, दो से ज्यादा वेक्टर्स की बात करेंगे। लॉ ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी। यहाँ तीन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। इन तीनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो देखते हैं कैसे हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वही तरीका है जो हम लोग ट्रायंगल रूल में किया था, सेम तरीका है, बस वहाँ टू वेक्टर्स थे, यहाँ थ्री वेक्टर्स हैं। मैं आप लोग को 10 सेकंड का मौका देता हूं, जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी पे ड्रॉ करें, रिजल्टेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें। एक बार ट्राई तो करो, शायद हो जाए। ट्राई करो, देखो रिजल्टेंट क्या है, जल्दी करो। ड्रॉ करो, तुम लोग ड्रॉ करो भाई रिजल्टेंट। ठीक है, चलो हो गया होगा। अब मैं ट्राई करता हूं। ये क्या है? फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर। मैं क्या करूंगा कि जहां पे फर्स्ट का हेड है वहां क्या होगा? सेकंड का टेल। तो इस वेक्टर बी को मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आऊंगा, जिससे कि तुम देख सकते हो कि जहां पे फर्स्ट का हेड है वहां क्या आ जाएगा? सेकंड का टेल। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जहां पे सेकंड का हेड है वहां क्या रखूंगा? थर्ड का टेल। जहां पे सेकंड का हेड वहां थर्ड का टेल। इस सी को शिफ्ट करके मैं बी के हेड पे लेके आऊंगा, तो जहां पे बी का हेड है वहां क्या हो जाएगा? सी का टेल ये होगा। अब ड्रॉ करेंगे हम लोग रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट के टेल से लेकर लास्ट के हेड तक होगा। यहाँ पे लास्ट वेक्टर कौन सा? थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर लास्ट वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक होगा। तो ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सिंपल, कंप्लीट हो गया। यही हमारा क्या है? पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। शायद आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा निकल गया रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। ठीक, जैसे कि मान लो कि एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे देखो, इस फिगर में आपको चार वेक्टर दिख रहे हैं। ये ऑलरेडी फिगर ड्रॉ हो रखा है, बस देख लो तुम। यहाँ पे चार वेक्टर हैं, फोर वेक्टर्स, ए बी सी और डी। वेक्टर ए बी सी और डी। तो यहाँ पर अगर हमें रिजल्टेंट दिखाना है तो वही तरीका, जहाँ ए का हेड वहाँ बी का टेल, जहाँ ए का हेड वहाँ बी का टेल, फिर जहाँ पे बी का हेड वहाँ सी का टेल, जहाँ बी का हेड वहाँ सी का टेल, फिर सी जहाँ पे सी का हेड है वहाँ डी का टेल, जहाँ सी का हेड वहाँ डी का टेल। अब ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट यहाँ ए क्या था? फर्स्ट वेक्टर, और डी क्या है? लास्ट वेक्टर। फोर्थ वेक्टर जो है वो लास्ट वेक्टर है। तो जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, मतलब ए के टेल से डी के हेड तक। ये रहा हमारा रिजल्टेंट। तो इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। ये था हमारा पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग करते हैं। यहाँ पे इस नए क्वेश्चन में आपको अपने सुविधा के अनुसार कोई भी तीन वेक्टर लेना है। इस क्वेश्चन में आप लोग को अपने सुविधा के अनुसार कोई भी तीन वेक्टर लेना है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, आपको तीन वेक्टर लेना है। और ये ध्यान रखना है आपको कि उन तीनों वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल ना हो। आप लोग अपने मन से कोई भी तीन वेक्टर ले लो, इधर 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 कहीं भी ले लो, बस कोई भी दो वेक्टर ना आपस में पैरेलल हो ना आपस में अपोजिट। पैरेलल मत लेना, अपोजिट मत लेना। बाकी तुम कोई सा भी तीन वेक्टर लो और इस तरीके से लो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 हो। तो आप एक ऐसा फिगर ड्रॉ करो, पॉलीगन मेथड यूज करते हुए आप ऐसा फिगर ड्रॉ करो जिसमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। और वो तीन वेक्टर कोई सा भी ले सकते हो आप लोग। जल्दी करो, ड्रॉ करो उसको आप लोग। अगर आपको वीडियो को रोक के ड्रॉ करना है तो वीडियो को रोक के ड्रॉ करो, अगर आपको टाइम लग रहा है तो जल्दी करो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। यहां देखो, ये ड्रॉ किया मैंने वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। जहां ए का हेड वहां बी का टेल, और जहां बी का हेड वहां सी का टेल। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? फर्स्ट के टेल से लेकर लास्ट के हेड तक होगा। तो मैं यहाँ पे आपको रिजल्टेंट दिखाने जा रहा हूं। रिजल्टेंट होगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक, ये हमारा होगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट दिखा दिया। जरा बताओ क्या यहाँ पर ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ए
प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या 0 है क्या? बिल्कुल नहीं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कहां दिख रहा है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या दिख रहा है? r की अच्छी खासी वैल्यू है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है? r। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं थोड़ा सा वेक्टर सी को बढ़ाता हूं, मैं यहां पे वेक्टर सी को बढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। चलो मैं वेक्टर सी को बढ़ा दूं, तो यहां पर देखो तुम, वेक्टर सी को मैंने बढ़ा दिया। अब बताओ क्या रिजल्टेंट कम हो गया? बिल्कुल, देखो तुम यहां देख सकते हो कि रिजल्टेंट जो है वो और कम हो गया। अभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू r है, लेकिन r की वैल्यू कम हो गई। तुम देख सकते हो जो r है वो कम हो गया। अब एक काम करता हूं मैं कि c को r बढ़ा देता हूं, c को मैं बढ़ाते जाऊंगा, और c को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो r की वैल्यू कम होगी, कम होती जाएगी। तो यहां पर देखो मैंने c को इतना बढ़ा दिया, तुम देख लेना यहां पर देखें कि c को मैंने इतना बढ़ा दिया कि वो कहां पहुंच, c का हेड कहां पहुंच गया? a के टेल पे। c का हेड कहां पहुंच गया? a के टेल पे। रिजल्टेंट कहां से कहां तक होगा? a के टेल से लेके c के हेड तक। रिजल्टेंट a के टेल से लेके c के हेड तक है, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी बची? यहां पे टेल से हेड की दूरी क्या बची? 0। तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। तो यहां पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू जो आया वो कितना आ गया? 0। तो प्रूफ होता है, ये बन गया फिगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या बन रहा है? क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? बिल्कुल सामने दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये बन गया ट्राइंगल। तो इसका मतलब हमने एक नई चीज और सीखी कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगे। याद रखना, तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। चलो मैं एक नया फिगर ड्रॉ करता हूं। इस नए फिगर में तुम देखो, इसको मैं ड्रॉ कर दिया वेक्टर a, ये ड्रॉ किया मैंने वेक्टर a, ये ड्रॉ किया मैंने वेक्टर b, और ये ड्रॉ किया मैंने वेक्टर c। बताओ इस फिगर और पिछले फिगर में कोई डिफरेंस है? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? बोलो, सोचो। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। यहां पे c में डिफरेंस है, यहां पे c किधर है? नीचे, और यहां c किधर है? ऊपर। c के डायरेक्शन में डिफरेंस है। तो इस फिगर की इक्वेशन क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। इस फिगर की इक्वेशन क्या होगी? इस फिगर की इक्वेशन क्या होगी? ऑब्वियसली इस फिगर की इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है। क्या है इसकी इक्वेशन? सही सोच रहे हो। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगी तुम? a प्लस बी इक्वल टू सी। वेरी गुड, सही सोचा आपने। a प्लस बी इक्वल टू सी। सी क्या है? जहां देखो तुम, जहां पे a का हेड वहां b का टेल, और c क्या है? फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड, तो c क्या हुआ? a और b का रिजल्टेंट। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? c। तो इसकी इक्वेशन ये रही, इसकी इक्वेशन ये रही। तो हमने ये चीज सीखा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो भी तीनों वेक्टर मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे, और अगर a प्लस बी इक्वल टू सी हो तो भी तीनों वेक्टर मिलकर क्या बनाएंगे? ट्राइंगल। याद रखेंगे। तो मैं चाहता हूं ये भी फिगर आप ड्रॉ करेंगे, इसको भी ड्रॉ करेंगे, और बगल में इसको, दोनों फिगर को आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जल्दी से इन दोनों फिगर को ड्रॉ करो। मैं बार बार कहता हूं नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। और कभी भी मान लो कि अगर आपको नोट्स बनाने में, अगर जब मैं पढ़ा रहा हूं उस वक्त आप साथ साथ मैं समझाते समझाते तुम नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो को रोक के नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब तुम बताओ, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि इस फिगर की इक्वेशन क्या है, इस फिगर की इक्वेशन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसे ही मैं एक नया फिगर आपके सामने देने जा रहा हूं, उस फिगर को देख के आपको बताना है कि इस फिगर की इक्वेशन क्या है। सामने ये देखो, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर a b c d और e। पूछा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। जल्दी बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? सोचो क्या होगी इसकी इक्वेशन। याद रखना, अगर दो वेक्टर का हेड और हेड मिल रहा है, हेड और हेड मिल रहा है, इसका मतलब हमें मान लो वेक्टर a और वेक्टर b का हेड और हेड मिल रहा है, इसका मतलब कि हम लोग a प्लस बी, इस मेथड में a प्लस बी नहीं करेंगे। अगर वेक्टर a और वेक्टर b का टेल टेल मिल रहा है, जहां a का टेल वहां b का टेल है, तो a प्लस बी नहीं करेंगे। a प्लस बी कब करेंगे? जब a का हेड हो और b का टेल हो, तो फिर हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? a प्लस बी, ठीक है। तो अब जल्दी से सोचो क्या होगी इसकी इक्वेशन। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। नहीं सोच पाओ तो वीडियो को रोक के सोचो। तो यहां पर देखो इक्वेशन क्या होगी। यहां पे देखो a का हेड है और b का टेल, तो यहां पे क्या होगा? a प्लस बी, a प्लस बी। फिर यहां पर देखो, यहां पे क्या है? b का हेड और c का टेल, b का हेड और c का टेल, तो यहां पर क्या होगा? b प्लस सी, b प्लस सी होगा। बिल्कुल। फिर आगे देखो तुम, यहां पे तुम देखो c का हेड और d का टेल, तो क्या होगा? c प्लस डी। फिर लास्ट में तुम यहां पर देखो d का हेड और e का टेल, तो यहां पे कितना होगा? d प्लस ई। इसको हटाता हूं, हाँ, तो ये कितना होगा? d प्लस ई।
5 वेक्टर हैं, पांचों वेक्टर मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा 0। बिल्कुल सही सोचा आपने, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0। तो इस फिगर की ये क्या होगी इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं अगले फिगर पे। अगला फिगर भी मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है कि क्या होगी उसकी इक्वेशन। बताओ, ये रहा क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगी इसकी इक्वेशन। राइट द इक्वेशन। ये रहा वेक्टर ए राइट है, वेक्टर बी इधर, सी ऊपर, डी इधर, ई इधर। बताओ इसकी इक्वेशन बताओ कि क्या होगी इस वेक्टर की इक्वेशन। ठीक है, जल्दी सोचो। ठीक है, तुम बताओ क्या मैं a प्लस बी लिख सकता हूं क्या? जल्दी बताओ, क्या मैं a प्लस बी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। a प्लस बी लिख सकता हूं, हेड और हेड है, a का हेड b का हेड, a प्लस बी नहीं। क्या मैं b प्लस सी लिख सकता हूं क्या? b का टेल और c का टेल, b प्लस सी लिख सकता हूं क्या? नहीं। क्या मैं c प्लस डी लिख सकता हूं क्या? बोलो। c का हेड है और d का टेल, बिल्कुल लिख सकते हैं c प्लस डी। क्या मैं d प्लस ई लिख सकता हूं क्या? d प्लस ई, d का हेड e का टेल, क्या d प्लस ई लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल d प्लस ई लिख सकता हूं। क्या e प्लस ए लिख सकता हूं? e प्लस ए, हाँ e का हेड a का टेल, बिल्कुल e प्लस ए भी लिख सकता हूं। ठीक है, टोटल वेक्टर्स कितने हैं 5। मैंने कितने वेक्टर लिख दिए 4। सी को मैं फर्स्ट वेक्टर बोलता हूं, ठीक है, सी को फर्स्ट वेक्टर, सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए, ये फोर्थ वेक्टर। अब तुम देखो बी कहां से कहां तक है, फर्स्ट के टेल से 4 के हेड तक। जो भी फर्स्ट के टेल से 4 के हेड तक है मतलब बी इन चारों का क्या हुआ रिजल्टेंट। बिल्कुल सही सोचा आपने, बी इन चारों का रिजल्टेंट है। तो यहां पर सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए इक्वल टू क्या होगा बी हुआ इन चारों का रिजल्टेंट। लिख लेंगे इसको, यह हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग, आपको फिगर देख के उसकी इक्वेशन लिखनी है। बताओ क्या होगी इसकी इक्वेशन। ये देखो यहां पे 5 वेक्टर हैं, जल्दी से इक्वेशन लिखो, जल्दी करो। देखो ये डी सी बी ए ई, एरो देख लेना, एरो का ही रोल इंपॉर्टेंट है। एरो से ही क्लियर होगा कि हमें क्या करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो को रोक के करेंगे आप लोग। मैं बताने जा रहा हूं इसका क्या होगा इसका आंसर। चलो देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, तुम सिर्फ डी और सी को देखो, थोड़ी देर के लिए तुम ई ए और बी को भूल जाओ। ठीक है, मत देखो तुम इस ई ए बी इनको मत देखो तुम। ठीक है, तुम सिर्फ क्या देखो, डी को देखो और सी को देखो, डी और सी को देखो। और मैं यहां पर एक नया वेक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये इसको तुम देखो। क्या ये डी और सी का रिजल्टेंट है? ये जो व्हाइट से दिखाया मैंने, ये जो व्हाइट से दिखाया है, क्या ये डी और सी का रिजल्टेंट है? बिल्कुल तुम देखो, जहां पे डी का हेड है वहां सी का क्या है टेल। तो आर कहां से कहां तक, डी के टेल से सी के हेड तक। तो डी प्लस सी एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो डी प्लस सी है दैट इक्वल्स टू क्या है आर। बिल्कुल सही, डी प्लस सी इक्वल टू क्या है आर, ये हो गया। अब जरा तुम इसकी बात करो, अब तुम डी और सी को मत देखो, नीचे देखो, तो ई देखो ए देखो, नहीं ये सही है, डी प्लस सी इक्वल टू आर सही है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था बी का। जरा बी को देखते हैं फिर से मैं आपको दिखाता हूं फिर से। ये सही था, लेकिन मैं बी को भी देखूं। तो यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, ये सब तुम क्लियर, एकदम क्लियर होगा तुमको, परेशान मत हो। यहां पर देखो, क्या डी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू आर है? वो भी सही लिखा था मैंने, वो भी सही लिखा था, लेकिन बी भी यहां पे है। जरा बताओ क्या डी प्लस सी, जल्दी बोलो, डी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू आर है क्या? बिल्कुल, डी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू क्या? इन तुम दोनों को मत देखो, तो डी सी बी का रिजल्टेंट क्या है आर। तो बिल्कुल यहां पे डी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आर। अब तुम नीचे देखो, क्या ये आर ई और ए का भी रिजल्टेंट है? ऊपर मत देखो, तुम इन दोनों को देखो। बिल्कुल, तो ई प्लस ए इज इक्वल टू क्या है आर। ध्यान से देखो, ई का हेड बी का ए का टेल, तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि ई प्लस ए इज इक्वल टू क्या है आर। तो ये आर डी सी बी का भी रिजल्टेंट है, ये आर ई और ए का भी रिजल्टेंट है। तो डी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू आर, ई प्लस ए इक्वल टू आर, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि डी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा ई प्लस ए। लिख लेंगे इसको, ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोग को, यहां पे देखो ये तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तीन वेक्टर, तीनों का सम कितना है 0। ठीक, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आउट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स 2 आर इक्वल मैग्नीट्यूड, इन तीनों में से दो का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। चलो मान लो कि अगर ए का मैग्नीट्यूड ए है तो माना कि बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है ए, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, तो मैंने ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया सेम। ठीक, फिर बोला है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स एज दैट ऑफ आइदर ऑफ द टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब इसका जो थर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड का √2 टाइम्स है, तीसरे का मैग्नीट्यूड इसका √2 टाइम्स है, ये है। तो पूछा है कि देन द एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स, मतलब क्या पूछा है, पूछा है ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, पूछा है कि बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा, पूछा है कि सी और ए के बीच का एंगल कितना होगा, ये पूछा है। तो आपको ये एंगल, सारे एंगल्स ये आपको निकालने हैं, निकालो इनको, ट्राई करो, सॉल्व करो। चलो मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ठीक, अगर आपको हिंट नहीं चाहिए तो वीडियो को रोक लो। हिंट देता हूं क्या, अभी हमने पढ़ा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है 0, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 तो तीनों मिलकर क्या बना सकते हैं ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तो बना सकते हैं। अब एक की लेंथ a होगी, दूसरे की a और तीसरे की क्या होगी √2a, तो तुमको ये सोचना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल होगा कि नहीं, ट्राइंगल तो बनेगा लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल होगा कि नहीं, ये आपको सोचना है। और फिर ट्राइंगल बना के जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जल्दी करो। ठीक है, तो देखो मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो को रोक के। अगर अभी भी आप सॉल्व नहीं किया है तो अभी भी मौका है, आप वीडियो को रोक के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं करता हूं। यहां पे देखें, 2 के स्क्वायर का सम क्या तीसरे के स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू √2a स्क्वायर है। 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर, तो कंफर्म होता है कि ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल। राइट एंगल भी होगा और 2 की लेंथ सेम है तो राइट एंगल तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होगा, लेंथ सेम है तो राइट एंगल भी होगा और आइसोसेलेस भी होगा। ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से 2 की लेंथ क्या होगी सेम। अब अगर मैंने सी को क्या बोला √2a, सबसे बड़ा वाला कौन बोला है सी, इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन सा होगा सी, ये सी होगा। इसको मैंने क्या बोल दिया a और इसको मैंने क्या बोल दिया b, a और b। ठीक है, और हमें पता है एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है वो कितना है 90, तो इन दोनों को मिलाकर एंगल कितना होगा 90। और चूंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है सेम, तो इनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे सेम, तो अब इसलिए ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री और ये भी कितना होगा 45 डिग्री। ये 90 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा। तो बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया, ए और बी के बीच का एंगल कितना आ गया 90। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल 90 आ गया। बी और सी के बीच का एंगल, हाँ ये 45 डिग्री है, तो जरा बताओ बी और सी के बीच का एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, सी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया, सी और ए, ये भी 45, ये भी 45, तो सी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। सोच लो, सोच लो, जो हम लोग तुम लोग ये 45 लिख रहे हो सही है कि गलत है, सोच लो, फिर से सोच लो। अगर तुमने आंसर ये सोचा है 90 45 45, सही है या गलत है, देखते हैं क्या है, देखते हैं। 90 तो होगा, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगा कि 45 45 नहीं होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि यह एंगल कितना होगा 45 डिग्री और यह एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री, लेकिन ये 45 45 होगा, लेकिन आंसर 45 45 नहीं होगा। क्यों होगा देखते हैं। पहले मैं इन तीनों का हेड दिखाता हूं, हेड दिखाता हूं। ए और बी कहां मिलेंगे, ए और बी कहां मिलेंगे, दोनों के हेड पे नहीं मिलेंगे, दोनों के टेल पे नहीं मिलेंगे। ए और बी कहां मिलेंगे, एक के हेड पे और दूसरे के टेल पे। तो माना कि ए का हेड है, अगर यहाँ पे ए का हेड है तो क्या होगा बी का टेल। और बी और सी कहां मिलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो बी और सी भी कहां मिलेंगे, बी के हेड पे और सी के टेल पे, सी के हेड पे ए के टेल पे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना है 0। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन, ये वेक्टर बी,
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये एंगल तो 90 हो गया, तो ये तो सही हो गया 90। लेकिन ध्यान दो बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल ये होगा, ये है हमारा वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये डायरेक्शन किसका है? बी का, और ये किसका है? सी का। तो बी और सी के बीच का एंगल 45 नहीं, बी और सी के बीच का एंगल कितना है? 135 डिग्री। ये है हमारा बी और सी के बीच का एंगल कितना है? 135 डिग्री। सिमिलरली सी का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर। ऐसे ही सी का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर। ये क्या होगा हमारा? सी और ए के बीच का एंगल, जो कि ये भी कितना आएगा? 180 माइनस 45 कितना? 135 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आया, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 90, 45, 45 नहीं आया। इसका आंसर कितना आया? एक एंगल कितना आया? 90 डिग्री, दूसरा 135, तीसरा 135। तो इसका ए और बी के बीच का एंगल 90, बी और सी के बीच का एंगल 135 डिग्री, और सी और ए के बीच का एंगल भी कितना आया? 135 डिग्री। लिख लेंगे इसको। ये आ गया आंसर। इसको अच्छे से लिख लेंगे आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। मैक्सिमम लोग गलती यही करते हैं हम लोग कि 90, 45, 45 लिखते हैं। एकदम क्लियर है कि 90, 135, 135 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, देखो ये आपको याद रखना, नोट है, आपको याद करना है। क्या है ये पॉइंट? पॉइंट सुनो कि पॉइंट क्या है। यहाँ पे देखो कई सारे वेक्टर्स हो, कई सारे वेक्टर जैसे मान लो कि 1, 2, ये 3, 4 एंड 5, लेट्स से 5 वेक्टर हैं। पांचों का मैग्नीट्यूड सेम हो, 5 वेक्टर्स, इन सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। तो पहला मैंने क्या बोला? सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बोला, ठीक है। और सारे के सारे सेम प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, ठीक है। सब के सब सेम प्लेन में हो, ये भी कंडीशन है। तो पहला क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या है? सेम प्लेन, सेम प्लेन में हो। और तीसरा, जो दो अगल बगल वाले वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल भी क्या हो? सेम। अगर ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो? थीटा। ये भी कितना हो? थीटा। ये भी कितना हो? थीटा। अगर ऐसा है तो इन पांचों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? 0। इन पांचों का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा? 0। लेकिन कंडीशन ये है, 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबके सबका सेम मैग्नीट्यूड, सबके सब सेम प्लेन में, और ये एंगल्स भी क्या हो? सेम। अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0। बात सिर्फ 5 वेक्टर की नहीं हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 99 हो, चाहे 100 हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे इवन नंबर हो। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा? n वेक्टर्स। अगर n वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, सेम प्लेन, सेम एंगल, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? 0। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। हम लोग किसी भी मेथड से इनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो 0 ही आएगा। तुम अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं पॉलीगन मेथड से, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं तो मुझे यहाँ पर, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे मुझे एक कुछ रेगुलर पेंटागन मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ, अगर मैं एक रफली थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं फिगर, थोड़ा मैं रफ से ड्रॉ किया हूँ, लेकिन अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करूँ तो क्या बन जाएगा? एक रेगुलर पेंटागन। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा? 0। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग को याद रखना है। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि बी और सी को पहले हमने बी और सी को ऐड किया, फिर ए को ऐड किया। और राइट क्या कहता है कि पहले हमने ए और बी को ऐड किया, फिर सी को ऐड किया। तो चाहे आप ऐसे एडिशन करें, चाहे एडिशन करें, बात एक ही है। मान लो कि तुम 3 वेक्टर का एडिशन निकाल रहे हो, पहले तुमने ए और बी को ऐड किया, ठीक, और बाद में तुमने सी को ऐड किया। और तुमने पहले क्या किया कि पहले तुमने बी और सी को ऐड किया और बाद में फिर ए को ऐड किया। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, रिजल्टेंट क्या होगा? सेम। तो अगर ऐसा है, अगर ये लॉ फॉलो होता है तो कहलाता है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। बस ये सिंपल सा ही लिख लो आप अपनी कॉपी पे, एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इसको लिख लेना आप लोग अपनी कॉपी पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा क्या कंप्लीट हुआ? पॉलीगन मेथड हमने कंप्लीट किया। एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रायंगल रूल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल रूल। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? पॉलीगन मेथड। लेकिन ट्रायंगल रूल और पॉलीगन मेथड दोनों डिफरेंट मेथड नहीं, दोनों सेम मेथड है। बस दोनों सेम मेथड है, तरीका सेम है, बस एक 2 वेक्टर के लिए, दूसरा 2 से ज्यादा वेक्टर के लिए।
तो अभी तक हमने डिफरेंट मेथड नहीं पढ़ा, सेम मेथड था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड। ये नया मेथड का नाम क्या है? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन कहो या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहो। देखते हैं क्या है। यहां पर देखो, आपको यहां पे दो वेक्टर दिख रहा, यहां पे आपको दो वेक्टर दिख रहा, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। ये ए का टेल है, ये ए का हेड, ये बी का क्या है? टेल, और ये बी का क्या है? हेड। हमें इस पैरेललोग्राम मेथड से हमें इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम मेथड से इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। आप लोग कॉपी पे लिख देना, हेडिंग डाल देना, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। करना क्या होगा हम लोग को इसमें? ट्रायंगल रूल में अभी तक हमने क्या किया था? ट्रायंगल रूल में हमने क्या किया था कि जहां पे फर्स्ट का हेड था, ट्रायंगल रूल में जहां फर्स्ट का हेड था वहां क्या था? सेकंड का टेल। लेकिन पैरेललोग्राम मेथड में जहां फर्स्ट का टेल होगा वहीं पर सेकंड का भी क्या होगा? टेल। इस मेथड में दोनों का टेल एक ही जगह होगा। मतलब जहां पे ए का टेल होगा वहां बी का भी क्या होगा? टेल। ठीक है, तो देखें मैं ड्रॉ करने वाला हूं, जहां ए का टेल वहां बी का भी टेल। ये देखो, ये रहा आपके सामने फिगर। इस मेथड में इस बी को उठा के मैं यहां पे लेके आया, अगर इस बी को मैं उठा के यहां पे लेके आऊंगा तो जहां पे ए का टेल है वहां क्या हो जाएगा? बी का भी टेल। जहां ए का टेल वहां बी का भी क्या होगा? टेल। अब हम लोग यहां पे ड्रॉ करेंगे, तुम सिर्फ ए को देखो और बी को देखो, और ए और बी के बीच का ये एंगल कितना है? थीटा। तो यार तुम देख सकते हो ए और बी के बीच का ये एंगल कितना है? थीटा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखना कि पैरेललोग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। हम लोग यहां पे क्या करेंगे? पहला काम तो ए का टेल वही बी का टेल। अब उसके बाद बी के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि वेक्टर ए के क्या होगी? पैरेलल। बी के हेड से लाइन ड्रॉ किया जो ए के क्या होगी? पैरेलल। सिमिलरली हम लोग ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी के क्या होगी? पैरेलल। तो तुम देखो ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इतना करने के बाद अब ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? दोनों के टेल से। रिजल्टेंट जहां दोनों का टेल है, जो कॉमन टेल वाला पॉइंट है, रिजल्टेंट यहां से स्टार्ट होगा। तो मैं अब रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा यहां से। रिजल्टेंट होगा दोनों के टेल से लेकर ये जो नया पॉइंट मिला, इस पॉइंट को यहां से मिला देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट। तो चलो मिला देता हूं। तो यहां से लेकर यहां तक इसको मैंने मिला दिया, ये क्या मिल गया मुझे? रिजल्टेंट। ये आ गया रिजल्टेंट। याद रखना रिजल्टेंट इस कॉमन टेल से स्टार्ट होगा। ये हो गया सिंपल, ये हो गया। ठीक है, क्या आपको, तो ये मेथड कौन सा है? पैरेललोग्राम मेथड है। क्या आपको इस मेथड में ट्रायंगल रूल दिखाई दे रहा है? क्या आपको इस मेथड में ट्रायंगल रूल भी दिखाई दे रहा है क्या? यस या नो? जवाब दो। दिख रहा है ट्रायंगल रूल? देखे इधर, मैं दिखाता हूं, शायद दिख रहा हो आप लोग को। तुम ये देखो, अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, मैं यहां पर एक नया वेक्टर ले लूं। चलो मैंने यहां पर एक नया वेक्टर ले लिया, ये। क्या इसको मैं वेक्टर भी कह सकता हूं? ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम तभी होगा जब मैग्नीट्यूड भी क्या हो? सेम। डायरेक्शन भी क्या हो? सेम। बिल्कुल सेम है। ये क्या है? पैरेलल, तो डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। लेंथ क्या है? सेम, तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? सेम। तो ये वेक्टर भी, तो ये भी क्या हो गया? वेक्टर भी। अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये इन तीनों को देखो, बस इसको मत देखो, इसको मत देखो, सिर्फ ए को देखो, और इस बी को नहीं, इस बी को देखो और आर देखो। क्या ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल रूल बना रहे हैं? बोलो। बिल्कुल। जहां ए का हेड वहां बी का टेल, और रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लेकर सेकंड के हेड तक। तो हमने देखा कि इस पैरेललोग्राम मेथड में हमें ट्रायंगल रूल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां पे देख सकते हो थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ध्यान से देखो, अल्फा को मैंने क्या दिखाया है? वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल। ध्यान से देखो, मैंने बीटा को क्या दिखाया है? वेक्टर बी और वेक्टर आर के बीच का एंगल। इसका मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? थीटा। थीटा कौन है? ए और बी के बीच का एंगल। अल्फा कौन है? ए और आर के बीच का एंगल। और बीटा कौन है? बी और आर के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये फिगर ड्रॉ करने का एक नया तरीका है, लेकिन फॉर्मूला तो वही है। जो फॉर्मूला ट्रायंगल रूल का था वही फॉर्मूला यहां पे होगा। फॉर्मूला क्या था मैं आप लोग को याद दिलाऊं? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रहा आर, याद करो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या होगा हमारा? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल।
याद करो अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। पढ़ चुके हैं, वही फॉर्मूला, कुछ नया नहीं, वही सारी पुरानी बातें कि tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैं फिर से कहता हूं कि थीटा क्या है हमारा, थीटा क्या है, a और b के बीच का एंगल, और अल्फा क्या है, a और r के बीच का एंगल। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने का भी तरीका बताया था, ठीक है। क्या मैंने कहा था, ऊपर क्या है साइन, नीचे क्या है कॉस। साइन का भी मल्टीप्लिकेशन किससे है, b से, कॉस का भी मल्टीप्लिकेशन किससे है, b से, और यहाँ पे अकेला कौन है, a, अकेला a है, तो अल्फा क्या होगा, इस अकेले वाले और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ये अल्फा क्या है, a और r के बीच का एंगल। जैसे कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि मान लो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं मान लो वेक्टर m और वेक्टर n की बात कर रहा हूं, m और n की बात कर रहा। जरा बताओ कि मान लो कि किसी ये tan डेल्टा, ऐसे डेल्टा कोई एंगल है, डेल्टा कोई एंगल है, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहूं कि m साइन गामा, इसको मैं गामा बोल रहा हूं, इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं, गामा, और इस एंगल को क्या बोल रहा हूं, डेल्टा, तो m साइन गामा अपॉन n प्लस m कॉस गामा, ठीक है, यही तो है। साइन का जो साइन का मल्टीप्लिकेशन है वो वही कॉस का है, यहां भी m, यहां भी m, ऊपर साइन नीचे कॉस, और अकेला यहां पे क्या है, n। जल्दी बताओ गामा किसके बीच का एंगल है, सोचो सोचो, इस अगर तुम्हारे सामने फॉर्मूला आया तो गामा किसके बीच का एंगल होगा, बिल्कुल सही, गामा किसके बीच का एंगल होगा, वेक्टर m और वेक्टर n के बीच का एंगल, गामा होगा वेक्टर m और वेक्टर n के बीच का एंगल। डेल्टा किसके बीच का एंगल होगा, डेल्टा होगा रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, m और n का जो रिजल्टेंट होगा, तो डेल्टा होगा रिजल्टेंट और, हाँ अकेला यहां पे कौन है, n, तो जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट और n के बीच का एंगल, बिल्कुल सही। गामा होगा m और n के बीच का एंगल, और डेल्टा होगा n और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। ऐसे ही बताओ किसी फिगर में, किसी क्वेश्चन में मान लो अगर ऐसा कुछ है, बताना तुम, ठीक है, मान लो कि tan बीटा इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ठीक, tan बीटा इक्वल्स टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा, ऊपर साइन नीचे cos, यहां भी a है यहां भी a। जरा बताओ थीटा किसके बीच का एंगल है, फटाफट बताओ कि थीटा किसके बीच का एंगल है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। तो थीटा यहां पर है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है थीटा, थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। और बीटा किसके बीच का एंगल, बीटा, जल्दी बताओ, हाँ बीटा है रिजल्टेंट, a और b का जो रिजल्टेंट है, और ये अकेला कौन है, b, तो बीटा जो होगा वो रिजल्टेंट और b के बीच का एंगल होगा। तो ये फॉर्मूला मैच भी कर रहा है। बीटा देखो यहाँ पे थीटा क्या है, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा है, और बीटा क्या है, रिजल्टेंट और b के बीच का एंगल, जो बीटा है वो क्या है, रिजल्टेंट और b के बीच का एंगल। तुम देखो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, tan अल्फा का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है और tan बीटा का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग अपनी कॉपी पे उतारेंगे, ठीक है। पहले आप लोग ये दिखा देना, ऊपर हेडिंग क्या है, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। पहले ये फिगर ड्रॉ कर देना, ये वाला फिगर, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूले को भी लिखेंगे, ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे। और ये जरूर लिख लेना कहीं ना कहीं कि थीटा a और b के बीच का एंगल, थीटा a और b के बीच का एंगल, बीटा r और b के बीच का एंगल, और अल्फा a और r के बीच का एंगल, ये सब लिख लेना आप लोग। और ये भी जरूर लिख लेना कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, थीटा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सब कुछ वही है, बस ड्रॉ करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि अभी हमने पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्टेंट ड्रॉ किया। इस क्वेश्चन में आप लोग को, यहाँ पे मैं दो वेक्टर दिखा रहा हूँ आपको इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। जल्दी से ड्रॉ करो रिजल्टेंट, ये रहा वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b, इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करो, जल्दी करो। वेक्टर a इधर है, वेक्टर b इधर है, आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो मैं करता हूं, जहां पे a का टेल है वहां b का भी क्या होगा, टेल। इस मेथड में दोनों का टेल एक ही जगह होगा, तो जहां a का टेल है वहां b का भी क्या होगा, टेल। ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम, b के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि a की क्या होगी, पैरेलल,
और ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी के क्या होगी, पैरेलल। अब ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट। यहाँ पे आप लोग गलती करते हो, कुछ लोग गलती करते हैं, रिजल्टेंट ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, रिजल्टेंट ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, रिजल्टेंट ये नहीं होगा। अभी मैंने कहा था आप लोग से कि रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, दोनों के टेल से, जो कॉमन टेल वाला पॉइंट है रिजल्टेंट वहां से स्टार्ट होगा। तो चलो मैंने यहाँ से रिजल्टेंट में यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म किया, तो याद रखना ये क्या होगा, रिजल्टेंट। बस, तो ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। याद रखना किसी भी पैरेललोग्राम का, ये मान लो ये पैरेललोग्राम है, तो किसी भी पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होता है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। जो बड़ा वाला होता है वो कहलाता है मेजर डायगोनल, और छोटा वाला कहलाता है माइनर डायगोनल। मेजर और माइनर। रिजल्टेंट कौन होता है इस पैरेललोग्राम मेथड में? रिजल्टेंट कौन होता है, माइनर की मेजर? जल्दी बताओ, रिजल्टेंट कौन होता है, माइनर की मेजर? मैं खाली इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी क्वेश्चन में रिजल्टेंट कौन होता है, मेजर की माइनर? अरे कोई भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है। अभी जस्ट जो हमने पढ़ा उसमें रिजल्टेंट कौन है, माइनर। और ऊपर जो हमने पढ़ा था, इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें रिजल्टेंट, तुम देखो यहां रिजल्टेंट कौन है, मेजर। ये मेजर वाला, छोटा वाला तो ये है, यहां रिजल्टेंट कौन है, मेजर। और इस अभी जो हमने पढ़ा वहां रिजल्टेंट कौन है, माइनर। तो रिजल्टेंट मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। अगर इनके बीच का एंगल, अगर दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल अगर 90 से ज्यादा है, तो देख लो तुम, ये एंगल जो है वो 90 से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो कौन है, माइनर। और ऊपर जो हमने फिगर ड्रॉ किया था उसमें तुम देख लो कि यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल 90 से क्या है, कम, तो रिजल्टेंट कौन है, मेजर। 90 से कम तो रिजल्टेंट मेजर, 90 से ज्यादा तो रिजल्टेंट क्या है, माइनर। याद नहीं करना है, ये सब कुछ अपने आप, सिंपल सी बात है, अपने आप ड्रॉ करके हो जाएगा, ये कुछ याद करने वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तुम ये बताओ कि अगर दो वेक्टर हो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ए का मैग्नीट्यूड और बी में, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा हो, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए बड़ा हो और वेक्टर बी छोटा हो, तो रिजल्टेंट किसके नजदीक होगा, रिजल्टेंट जो है वो किसके नजदीक होगा, बड़े वाले वेक्टर के कि छोटे वाले वेक्टर के? जैसे यहां तुम देखो, ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, कम, तो रिजल्टेंट किसके नजदीक होगा, ए के कि बी के? बिल्कुल सही बात, रिजल्टेंट उसके नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। अगर ए और बी में ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट ए के नजदीक होगा, अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो रिजल्टेंट बी के नजदीक होगा। इस फिगर में ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो तुम देख लो, अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो रिजल्टेंट ये होगा, और तुम देख सकते हो कि यहां पर तुम देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, कम, ये अल्फा एंगल क्या है, कम, रिजल्टेंट ए के क्या है, नजदीक, और बी से क्या है, दूर। तो जब ए, ऑब्वियसली जब ए के नजदीक होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, कम, और बीटा क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो तुम ऐसे याद रखना कि रिजल्टेंट उस वेक्टर के नजदीक होगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक। तो इनफैक्ट ये लिखा भी हुआ है, तुम देख लो क्या लिखा है, इफ ए अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है देन अल्फा लेस देन बीटा, ए बड़ा है बी से तो अल्फा क्या होगा, बीटा से कम। क्या लिखा है, आर विल इंक्लाइन मोर टूवर्ड्स द वेक्टर ऑफ बिगर मैग्नीट्यूड, आर उस तरफ झुका होगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, बताओ, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या होगा, बिल्कुल सही, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट जो है वो मिडिल में पास करेगा। मान लो कि ये कौन है, बी, और ये कौन है, ए, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जो रिजल्टेंट है वो एकदम मिडिल में पास करेगा, और इससे होने से ये एंगल, ये अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, सेम, अल्फा बीटा सेम हो जाएगा। और हमें पता है कि पूरा एंगल क्या था, थीटा, तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, θ/2, और बीटा भी क्या हो जाएगा, θ/2, तो अल्फा बीटा दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, θ/2। तो वही नीचे लिखा है, तुम यहाँ पढ़ सकते हो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट देयर बाइसेक्टर, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर पे होगा, मतलब बराबर एंगल पे होगा। वही क्या लिखा है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, सेम, और अल्फा भी क्या होगा, θ/2, और बीटा भी क्या होगा, θ/2, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्या,
पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन कंप्लीट हुआ। अब एक और मेथड बच गया है और उस मेथड का नाम क्या है, कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। तो अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। देखते हैं कि क्या है कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। यहां देखो, ये वेक्टर को जोड़ने का नया तरीका, कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। यहां पे देखो, ये आपको दिख रहा है कि ये कौन है, वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 6, एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12। इस वेक्टर का इस लाइन से एंगल कितना है 60 डिग्री, इस वेक्टर का इस लाइन से एंगल कितना है 30 डिग्री। तो हम लोग इस क्वेश्चन की हेल्प से, मैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से इस मेथड को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस नहीं है, ये कोई वाई एक्सिस नहीं है, बस ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये अपवर्ड है और डाउनवर्ड है, बस। तो देखते हैं इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहां पर नाम से ही क्लियर है कंपोनेंट मेथड। इसका मतलब तो यही है ना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को वेक्टर को तोड़ना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके कंपोनेंट्स में हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इस मेथड में सबसे पहला काम होता है दो लाइन लेना और वो दोनों लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। सबसे पहला काम होगा दो लाइन लेना और वो दोनों की दोनों लाइन आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पे देखो, दो लाइन लिया, एक लाइन वर्टिकल लिया और एक हॉरिजॉन्टल लिया, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। सबसे पहला काम ये होगा। और जरूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही लो, कोई भी दो लाइन लो, बस दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। आपकी मर्जी, आप लाइन ऐसी और ऐसी भी ले सकते हो, बस वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। सबसे पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि लाइन लेने के बाद इन वेक्टर्स को उन लाइंस के लॉन्ग तोड़ेंगे, मतलब रिजॉल्व करेंगे। उन वेक्टर्स को उन लाइन के लॉन्ग हम लोग तोड़ेंगे, रिजॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे करने दो, उसके बाद तुम अगला क्वेश्चन तुम ही करना। एक क्वेश्चन मुझे कर लेने दो, फिर तुम करना, ठीक है। और तुम अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक के तुम एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से। चलो मैं करता हूं। तो यहां पर देखो, तो पहले तो मैंने यहां पर ये लाइन हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल वाली लाइन ले ली मैंने। अब मैं बात करूंगा इस वेक्टर 6 की। इस 6 का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर और एक राइट। जिधर एंगल होगा उधर क्या होगा, कॉस। तो इस वेक्टर का अपवर्ड कंपोनेंट कितना होगा, 6 cos 60, और राइट डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, 6 sin 60। जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन, 6 cos 60 sin 60। अब 12 की बात करूंगा। इस 12 का दो कंपोनेंट होगा, एक लेफ्ट और एक ऊपर। जिधर एंगल उधर कॉस, तो लेफ्ट में कितना होगा, 12 cos 30। लेफ्ट में होगा 12 cos 30 और ऊपर कितना होगा, 12 sin 30। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो कितना होगा, 12 sin 30। ठीक है, ये हो गया। तो मैंने इन वेक्टर को तोड़ दिया, 6 को तोड़ दिया इन दोनों में, 12 को तोड़ दिया इन दोनों में। तो कह सकते हैं कि पहले कितने वेक्टर थे, टू वेक्टर्स थे। इनको तोड़ के कितने वेक्टर बन गए, 4 वेक्टर बन गए। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे कैसे, देखो इधर पहले ये देख लो, 6 sin 60, 6 sin 60, sin 60 कितना होता है, √3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3√3, ये वैल्यू 3√3। 12 cos 30, cos 30 कितना होगा, √3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 6√3, ये 6√3 हो जाएगा। 6 cos 60, cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 3। और यहाँ पे 12 sin 30, sin 30 कितना, 1/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 6। तो यहाँ पर देखो, पहले इन दोनों को देखो, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में इतना, राइट में इतना, दोनों को मिलाकर कितना होगा, दोनों को मिलाकर कितना होगा और किधर होगा, सोचो। इन दोनों को मिलाकर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, इन दोनों को मिलाकर लेफ्ट में होगा और कितना होगा, 6√3 माइनस 3√3 कितना होगा, 3√3। 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3√3। अब अपवर्ड देखें, ऊपर कितना है 6 और ऊपर कितना है 3, तो 6 + 3, ऑब्वियसली ऊपर 6 + 3 कितना होगा, 9, तो ये 9 हो गया। हाँ, 2 वेक्टर से 4 वेक्टर, फिर 4 वेक्टर से फिर कितने बन गए, 2 वेक्टर। लेकिन इस बार जो 2 बनेंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये लकली परपेंडिकुलर नहीं हुए, इनको तो परपेंडिकुलर होना ही था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो 2 लाइन ली है वो दोनों आपस में पहले से क्या ली है, परपेंडिकुलर। वो तो परपेंडिकुलर होना ही था। तो इस मेथड का यही तरीका है कि लास्ट में
दो वेक्टर बचेंगे और दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम मेथड। हाँ, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन। अब हम लोग क्या करेंगे, 3√3 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 9 के क्या होगी, पैरेलल। फिर 9 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो 3√3 की क्या होगी, पैरेलल। अब रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट करेंगे, दोनों के टेल से। रिजल्टेंट दोनों के टेल से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म होगा। ये आ गया रिजल्टेंट, आंसर आ गया। हाँ, यही है, यही हमारा रिजल्टेंट है, यही इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। अब ये तुम्हें पता है कि ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तुम्हें पता है कि अगर ये लेंथ n है, अगर ये लेंथ 9 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 9। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा। तो यहाँ हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ निकल जाएगी अंडर रूट बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आर का मैग्नीट्यूड। देखते हैं कि इस आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। इस आर का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 3√3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 81, ये 27, कितना आएगा 108, और ये कितना आ जाएगा 6√3। तो इस तरह से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 6√3। पहले ये था, यहां से यहां पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, रिजल्टेंट कितना आ गया 6√3, ये आ गया। और अगर तुम चाहो कि एंगल निकालना, कि एंगल कितना है, ठीक है, मान लो एंगल डेल्टा, तुम इस डेल्टा को एंगल निकालना चाहते हो तो tan डेल्टा कितना होगा, tan डेल्टा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 9, बेस कितना है 3√3, 3 और 9 कैंसिल, ऊपर क्या होगा 3, फिर 3 और √3 कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा √3 और ऊपर √3। तो tan डेल्टा कितना है √3, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। चलो ये आंसर भी आ गया। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे और सॉल्व किया। ठीक है, चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी पे कि कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, और अगले क्वेश्चन में आपको मेहनत कम पड़े। हमें बेसिकली क्या है, मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि कैलकुलेशन कम से कम हो, कम से कम मैं कैलकुलेशन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगले अगले क्वेश्चन में कंपोनेंट मैं निकाल के दूंगा आपको, जिससे कि आपका मेन काम हो सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देता हूं मैं। ये देखो, ये तुम्हें 3 वेक्टर दिखा दिया मैंने, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी और ये रहा वेक्टर सी। अच्छी बात ये है कि इन तीनों वेक्टर का आप लोगों को कंपोनेंट नहीं निकालना है, कंपोनेंट दे रखा है। वेक्टर ए दिया हुआ है 2 अपवर्ड एंड 11 लेफ्ट, मतलब वेक्टर ए, क्या वेक्टर ए इधर है, इधर कहीं है वेक्टर ए, जिसका कंपोनेंट हमें निकालना नहीं है, कंपोनेंट दिया है 2 अपवर्ड एंड 11 लेफ्ट। ऐसे वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर बी इधर कहीं होगा, वेक्टर बी क्या 12 राइट एंड 5 अपवर्ड। और इस तरह से वेक्टर सी दिया है, वेक्टर सी क्या है 9 लेफ्ट, वेक्टर सी दे रखा है 9 लेफ्ट एंड 13 डाउनवर्ड। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। निकालो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग इनका रिजल्टेंट निकालें। ठीक है, चलो मैं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वेक्टर ए से। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए है 2 अपवर्ड एंड 11 लेफ्ट, तो दिखा दिया मैंने, 2 अपवर्ड एंड 11 लेफ्ट दिखा दिया। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी 12 राइट एंड 5 अपवर्ड, 12 राइट, 12 है राइट एंड 5 अपवर्ड, ये दिखा दिया। और लास्ट कौन सा है, वेक्टर सी, वेक्टर सी क्या है 9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट एंड 13 डाउनवर्ड,
चलो तो वेक्टर ए को, वेक्टर ए दिखा दिया 2 और 11, वेक्टर बी 5 और 12 और वेक्टर सी 9 और 13, ए बी एंड सी। ठीक है, तो अगर ये नहीं दिया होता तो हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते, कंपोनेंट दिया है, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बच गया। मेन हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अब इसके बाद तुम बताओ कि तीनों वेक्टर मिलकर लेफ्ट मिलेगा कि राइट मिलेगा? इन तीनों को 9, 11 और 12 मिलाकर लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा? बोलो। बिल्कुल, 11 प्लस 9 कितना होगा? 20, और 20 माइनस 12 कितना होगा? 8। तो लेफ्ट में, हाँ 20 और 12 अपोजिट, तो लेफ्ट में कितना आएगा? 8। बिल्कुल सही। तो लेफ्ट में कितना आया? 8 आया। ठीक, अब देखो ऊपर कितना है? 5 और 2 7, और नीचे कितना है? 13। तो 13 और 7 मिलकर किधर आएगा? नीचे। कितना? 6। तो 13 माइनस, हाँ तो 13 माइनस 7 कितना आ गया? 6। तो फाइनली 8 आया और 6 आया। अब इसके बाद वही पुराना काम हम लोग ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम। 8 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 6 के क्या होगी? पैरेलल। 6 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 8 की क्या होगी? पैरेलल। रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कॉमन टेल से। तो रिजल्टेंट मैंने कॉमन टेल से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म किया, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, चलो इस एंगल को भी निकाल लेंगे। तुम्हें पता है कि ये लेंथ अगर 6 है, ये लेंथ अगर 6, तो इसके सामने जो लेंथ होगी ये लेंथ भी कितनी होगी? 6। ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से इस आर का लंबाई निकल जाएगी, मतलब आर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। एकदम क्लियर दिख रहा है। √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36, 64, 100। 100 का रूट कितना आएगा? 10। डेल्टा निकाले तो 10 डेल्टा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 6/8, और 6/8 का मतलब 3/4, और तुम्हें पता है कि tan 37 डिग्री कितना? 3/4। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिग्री। इस तरह से हमारा एंगल भी आ गया रिजल्टेंट और ये एंगल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग का भी आंसर आ गया होगा। ठीक है, अच्छी बात है, आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन देते हैं, एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? देखो इधर, ये देखो, ये दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये रहा। मान लो एक वेक्टर ये है, ए बोल दो, ये वेक्टर मान लो ए है, और ये क्या है? बी। इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना? 7। इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 7, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 15, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री। ये 7 है और ये 15, और इनके बीच का एंगल कितना है? 53 डिग्री। तो आपको निकालना रिजल्टेंट बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड का यूज करके आपको क्या निकालना है? रिजल्टेंट। लेकिन पहले एक चीज मेरी बात तुम सुन लो। इधर देखो, मान लो कि कोई वेक्टर है इधर, कोई वेक्टर इधर, कोई वेक्टर मान लो इधर 10 है, 10, कोई वेक्टर इधर क्या है? 10। तो बताओ ये वेक्टर राइट में कितना है? ये वाला वेक्टर राइट में कितना है? ऑब्वियसली 10। और ये वेक्टर ऊपर कितना है? ये वेक्टर 10 जो राइट में कितना है? 10 ही तो है। ऊपर कितना है? 0। सही सोचा। नीचे कितना है? 0। क्यों 0? किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होता है? 0। किसी वेक्टर का प्रभाव कहो, कंपोनेंट कहो, इफेक्ट कहो, बात एक ही है। इस वेक्टर का इधर जो प्रभाव होगा, मतलब जो इफेक्ट होगा, मतलब जो कंपोनेंट होगा, वो कितना होगा? 0। तो रट लो इसको कि किसी वेक्टर का इफेक्ट, किसी वेक्टर कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होता है? 0। तो फिर से ये वेक्टर राइट में कितना है? 10। ऊपर कितना होगा? 0। नीचे कितना होगा? 0। और जब ऊपर नीचे 0 है तो इस 0 को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर से बताओ। चलो एक चीज और पूछूं, मान लो कि कोई वेक्टर ऊपर कितना है? ऊपर मान लो 13 है, ऊपर 13। तो बताओ ये वेक्टर अपवर्ड कितना है? ऊपर की तरफ कितना है? ये वेक्टर अपवर्ड में कितना है? 13। हाँ, राइट कितना होगा? 0। लेफ्ट कितना होगा? 0। किसी वेक्टर का इफेक्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल सही, 0। हाँ, तो यहां पे वापस आ जाए। ये 7, अरे ये बेवकूफी मत कर देना, ये 7 इस 15 का कंपोनेंट नहीं है। ये 7 इस 15 कंपोनेंट नहीं। 7 अपने आप में एक अलग वेक्टर है, 15 अपने आप में एक अलग वेक्टर है। ये अलग वेक्टर, ये अलग वेक्टर, 7 इसका कंपोनेंट नहीं। जैसे ये इंडिपेंडेंट वेक्टर है, वैसे अपने आप में एक अलग वेक्टर है, एक नया वेक्टर है। और पूछा इसका रिजल्टेंट। आपको ट्रायंगल फॉर्मूले सॉल्व नहीं करना है, वो तो आता ही सॉल्व करना। हम लोग नया तरीका सीख रहे हैं, आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड सबसे पहला काम होगा 2 लाइन लेना, और दोनों आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो हम लोग चलो
अपनी सुविधा के लिए मैंने एक लाइन क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल, और एक लाइन क्या ले लिया, वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल लिया और एक वर्टिकल लिया। सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। करो इसको, फटाफट करो। जल्दी ट्राई करो आप लोग। ठीक है, चलो मैं करता हूं। एक लाइन मैंने ये लिया और एक ये लिया, ये 7 है, तो ये वेक्टर लेफ्ट में कितना है, 7। ये वेक्टर लेफ्ट में कितना है, 7, और अपवर्ड कितना है, 0। डाउनवर्ड कितना है, 0। लेफ्ट में 7 है, ऊपर नीचे कितना है, 0। बिल्कुल, किसी वेक्टर का इफेक्ट उसके परपेंडिकुलर में कितना होता है, 0। बचा 15। तो जिधर एंगल होगा उधर क्या होगा, कॉस, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, साइन। तो 15 लेफ्ट में कितना होगा, जो 15 है वो लेफ्ट में कितना होगा, 15 कॉस 53 डिग्री, और अपवर्ड कितना होगा, अपवर्ड 15 साइन 53 डिग्री। 15 कॉस 53 डिग्री, 15 साइन 53 डिग्री। ठीक है, कॉस 53 कितना होता है, 3/5। सॉल्व करेंगे, 5 और 15 कैंसिल, कितना 3 × 3 कितना होगा, 9। तो बेसिकली 9 हो गया। और साइन 53 कितना होगा, 4/5, 5 15 कैंसिल 3, और 3 × 4 क्या होगा, 12। तो ये क्या हो गया, 12, और ये क्या हो गया, 9 और ये 12। 7 तो था ही, लेफ्ट में और क्या गया, 9। तो लेफ्ट में 7 और 9, लेफ्ट में 7 और 9 कितना हो गया, 16। 7 और 9 कितना हो गया, 16। पहले ये फिगर था, यहां से हम लोग यहां पहुंचे, तो 7 और 9 कितना हो गया, 16। और ऊपर ये कैंसिल हुआ था, 3 × 4 कितना हो गया, 12। तो इस तरह से लेफ्ट में 16 है, अपवर्ड 12 है। फिर से फाइनली दो वेक्टर मिला, और वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दो वेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम, 12 के हेड से 16 के पैरेलल, 16 के हेड से 12 के पैरेलल। रिजल्टेंट यहां से स्टार्ट होगा, ये होगा रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। हम चाहे तो ये एंगल डेल्टा भी निकाल सकते हैं। ये 12, तो सामने लेंथ भी कितनी होगी, 12। तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, तो ये कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे कैलकुलेशन है, कर लेना, 20 आएगा। ठीक है, और डेल्टा निकालें तो 10 डेल्टा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/16, 3/4, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37 डिग्री। चलो, ये एंगल भी आ गया और रिजल्टेंट भी आ गया। रिजल्टेंट ये 20 रूट के बाहर है, ये आंसर आ गया। तो ये था हमारा कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। समझ गए? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोग को। एक वेक्टर इधर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा। एक वेक्टर इधर है, लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। दूसरा वेक्टर इधर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। बस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। दो वेक्टर, एक का मैग्नीट्यूड कितना है, 10, और एक कितना है, 5। जल्दी से कंपोनेंट मेथड का यूज करते हुए इसका रिजल्टेंट निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं करता हूं अब। सबसे पहला काम, दो लाइन लिया और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ये 5 राइट में कितना है, 5 ऊपर नीचे कितना होगा, 0। राइट में 5 ऊपर नीचे कितना होगा, 0। 10 जिधर एंगल होगा उधर क्या होगा, कॉस। तो 10 अपवर्ड ऊपर की तरफ कितना होगा, 10 cos 30।
10 cos 30 और लेफ्ट में कितना होगा 10 sin 30, 10 cos 30 और 10 sin 30 और sin 30 कितना होगा 1/2, तो ये कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5, 5 और 5 कैंसिल, क्या बचेगा 10 cos 30। अरे ये कैंसिल हो गया, सब कुछ कट पिट के जो बचा वही क्या होगा रिजल्टेंट। तो इस तरह से रिजल्टेंट जो आया वो कितना आया 10 cos 30 और 10 cos 30 की वैल्यू क्या होगी 5√3, तो रिजल्टेंट कितना आया 5√3 और जो डायरेक्शन आया वो किधर आया अपवर्ड। रिजल्टेंट 5√3 आया और डायरेक्शन जो आया वो अपवर्ड आया। ये हो गया, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये कैंसिल हो गया, तो इधर बचा नहीं, और इधर बचा नहीं तो हमें पैरेललोग्राम मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो बचा वही हमारा रिजल्टेंट हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। यहां देखो, आपको यहां पे दो वेक्टर दिख रहा होगा, दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी कितना ए। आप लोग यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालो जल्दी से, कंपोनेंट मेथड का यूज करते हुए रिजल्टेंट को निकालो, जल्दी करो। ठीक है, चलो देखिए, ओके, हाँ तो सॉल्व करते हैं इसको। आप लोग क्या करते हो इसमें कि आप लोग सबसे पहले दो लाइन लेते हो और दोनों आपस में क्या लेते हो परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने कहा। तो आप लोग करते क्या हो कि एक लाइन ये ले लेते हो और एक लाइन ये ले लेते हो, एक हॉरिजॉन्टल लिया एक वर्टिकल लिया। ठीक है, ये वेक्टर राइट में कितना ए, ये वेक्टर राइट में कितना ए, तो इसको क्या लिख दिया ए। राइट में ए है तो इसको कितना लिख दिया ए, और ऊपर कितना लिखोगे 0। राइट में ए, ऊपर नीचे कितना होगा 0। इस बी की बात करें, ए का मैग्नीट्यूड तो ए है ही, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना ए। इसकी बात हो चुकी है, अब इसकी बात करते हैं। ये वेक्टर बी, जिधर एंगल होगा उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा साइन। तो ये ए राइट में कितना होगा ए कॉस थीटा, और ऊपर कितना होगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो तुम देखो यहां पर, तो फिर इस तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वही पैरेललोग्राम मेथड से सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर। लेकिन तरीका बहुत लंबा है, शायद आपने ऐसे ही ट्राई किया होगा, लेकिन ये बहुत ही लंबा तरीका है, बहुत लंबा तरीका है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। ठीक है, देखना क्या है, मेन पॉइंट है आपको कि दो लाइन लेना है आपको और दोनों आपस में परपेंडिकुलर लेना है। ऐसे लोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं लेने का आप लोग को। वो क्या करना है आपको कि जैसे कि यहां पर दो वेक्टर लिया है हमने, एक वेक्टर ए ही है और दूसरा वेक्टर ये है, और इनके बीच का ये एंगल थीटा है। दोनों ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना ए। तो आप लोग एक काम करो, आप दो लाइन लो, लेकिन एक लाइन इधर ले लो along एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल कितना होगा θ/2, ये एंगल भी कितना होगा θ/2। एक लाइन ये लिया और दूसरी क्या लाइन लेना, इस लाइन के परपेंडिकुलर। हमें दो लाइन लेना है,
एक लाइन ये लिया और एक ये लिया और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। पहला काम ये करो, इससे बहुत इजी होगा। देखो तो तुम, एक ये और एक ये, अब इनको तुम रिजॉल्व करो, अब इनको तोड़ो। इस ए का तो एक लाइन तुम देखो फिगर में, एक हमने ये लिया है अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर, एक इसके परपेंडिकुलर लिया है। अब इस ए को देखो, इस ए का दो कंपोनेंट होगा, इधर कितना, जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, साइन। तो ये ए इधर कितना होगा, ए कॉस थीटा बाई 2, ए कॉस थीटा बाई 2, और ऊपर कितना होगा, ये वेक्टर ऊपर कितना होगा, ए साइन थीटा बाई 2, ए कॉस थीटा बाई 2, ए साइन थीटा बाई 2। अब इस वेक्टर की बात करते हैं। अब इस वेक्टर को भी तोड़ो, इधर और इधर, जिधर एंगल उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, साइन। चलो तोड़ते हैं। तो ये ऊपर, ये वाला वेक्टर भी ऊपर की तरफ कितना होगा, ए कॉस थीटा बाई 2, और नीचे की तरफ कितना होगा, ए साइन थीटा बाई 2, ए कॉस थीटा बाई 2, और ये कितना हो गया, ए साइन थीटा बाई 2, ए कॉस थीटा बाई 2, ए साइन थीटा बाई 2। आंसर आ गया, आंसर आ गया। तुम देखो, ए साइन थीटा बाई 2 और ए साइन थीटा बाई 2 दोनों क्या हो गए, कैंसिल, कैंसिल हो गया। क्या बचा, ए कॉस थीटा बाई 2, ए कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया, 2a cos थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट आंसर आ गया, रिजल्टेंट कितना आ गया, 2a cos थीटा बाई 2। और एक तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। डायरेक्शन किधर आया, अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर। रिजल्टेंट क्या आया, बीचों बीच आया। तो रिजल्टेंट किधर आया, अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर। इस तरह से हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया। ये लाइन क्या है, इस पूरे एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर। कितना सिंपल हुआ। अगर तुम पहले वाले तरीके से करते, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो बहुत लंबा पड़ता, बहुत लंबा, और उसमें तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता। ये फॉर्मूला शायद आपने ये 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये होता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। पिछले मेथड से सॉल्व करने के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, उससे सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती। लेकिन इस मेथड में इस तरीके से आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं। बस एक लाइन ये सॉल्व किया, तोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2a cos थीटा बाई 2। ये इतना सिंपल तरीका है कि इसको आप मन में ही सॉल्व करके आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है कंपोनेंट मेथड ऑफ एडिशन। इनफैक्ट हमारा एडिशन ही कंप्लीट होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट होता है। अब आने वाले क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। इसको आप लोग उतार सकते हो, अच्छे से कॉपी पेस्ट उतार लेना, ठीक है।